ओके श्वेता, थैंक यू। बाकी लोग भी बताइए। अदिति, सारिक, शालू, तान्या, कोई डाउट है क्या कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में? कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? ओके ओके दिन। वाली क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर जेई में भी पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है ना। जैसे अगर मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये पूछा गया है 2002 में, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए सिलेंडर rolls up an inclined plane reaches some height and then rolls down. Reaches some height and rolls down. ठीक है। The direction of frictional force acting on cylinder. The direction of frictional force acting on cylinder. क्वेश्चन यही पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर एक सिलेंडर रखा गया है। सिलेंडर सबसे पहले कुछ दूर ऊपर चढ़ता है। लेट सपोज ये यहां तक आ गया, तो कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद ये वापस से रोल डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है। दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऑप्शन यही है, चढ़ते समय भी ऊपर की तरफ और नीचे आते समय भी ऊपर की तरफ। चढ़ते समय फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ और नीचे आते समय भी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, दो ही ऑप्शन देता हूं, चलो बताओ। लास्ट लेक्चर में ये मैंने बताया था, अगर किसी ने देखा होगा तो सोच समझ के बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। बता सकते हो क्या? कोई कर सकता है क्या इसको? नहीं कर सकते हो तो नहीं बोलिए, मैं बताता हूं इसको। लास्ट क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन कराया था। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। हाँ श्वेता, मैं ही बता रहा हूं। दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। रीजन मैं बताता हूं क्यों। इसके पीछे का रीजन है, अगर आप देखिए, केस नंबर 1 कंसीडर करते हैं कि अगर ये सिलेंडर रोल्स अप कर रहा होगा, किसी भी टाइम पर समझ लीजिए कि ये रोल्स अप कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी मान लीजिए v है।
करेक्ट। अब देखिए, फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, एज्यूम कर लीजिए कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। मान लीजिए कि ये फ्रिक्शनलेस है। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता तो इस पर दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगता है, एक लगता है इधर की तरफ mg cos थीटा जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस है, और एक लगता है इधर की तरफ mg sin थीटा। ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये mg sin थीटा का फोर्स क्या करता, इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता। एम आई करेक्ट? सही है ना। अगर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये क्या करेगा, रॉक्स डाउन करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि इसके हर एक पार्टिकल को नीचे आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब हर एक पॉइंट नीचे आने की कोशिश करेगा। ये जो पॉइंट है जो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये सरफेस दैट इज इंक्लाइंड सरफेस, और ये पॉइंट के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो जाएगा, जिसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी इसके ओमेगा को सॉरी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और ये एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पहले से इसके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी होता तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसको डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट किसको किसको समझ में नहीं आया, बोलो बोलिए बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पर mg sin थीटा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की बढ़ जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये एंगुलर वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। अगर इसके पास पहले से कोई एंगुलर वेलोसिटी रहा होगा तो मान लीजिए कि ये पहले से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ओमेगा को रिड्यूस कर देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स विल रिड्यूस ओमेगा एंड इट विल इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कब के केस में है? ये हो जाएगा जब ये अप द इंक्लाइन जाएगा तब। सिमिलरली जब ये डाउन द इंक्लाइन जाएगा, डाउन द इंक्लाइन जाएगा, तो ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा नीचे की तरफ, और ये रोटेट कर रहा होगा कुछ इस तरह। वंस अगेन इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा, mg sin थीटा। मतलब अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर स्लाइड करता नीचे की तरफ, एंड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अपवर्ड। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या कर रहे हैं, ओमेगा को इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के तरफ लगेगा। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। आगे बढ़े। ओके सर, इस तरह के क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, और ये पूछा गया है 2006 में। वो पूछा गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, और यहां पर एक सिलेंडर रोल्स डाउन कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से। तो रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा।
तो आपको ऑप्शन दिया गया है ए, फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपेटिव। अब ये डिसिपेटिव का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पूछ लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बदलेगा। एंड सी, फ्रिक्शन फोर्स विल ऐड रोटेशन, फ्रिक्शन फोर्स will add rotation but hinder linear velocity. And option D, friction force is reduced if theta is reduced. ये थीटा है, friction force is reduced when theta is reduced. फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा जब ये थीटा का वैल्यू भी घट जाएगा। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव होगा? डिसिपेटिव का मतलब यह होता है कि मतलब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन करेगा या नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ तो वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में लॉस हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्स। तो क्या यह फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव होगा? सेकेंड ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरीली चेंजिंग, फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है कि ये बदल रहा होगा, क्या ये जरूरी है? एंड सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स विल ऐड रोटेशन बट हिंडर लिनियर वेलोसिटी, फ्रिक्शन फोर्स रोटेशन को बढ़ाएगा बट लिनियर वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। एंड सी, फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन थीटा इज रिड्यूस्ड, तो थीटा का अगर वैल्यू डिक्रीज कर दिया, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन अगर कुछ इस तरह से होता तो क्या फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो जाता? बताइए। कर सकते हैं? से यस और नो कर सकते हैं तो बोलिए, अदरवाइज मैं बताता हूं। शारिक, सालू, तन्या, अदिति, श्वेता, कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखिए, वर्क डन कब होता है? जब आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे, जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट मूव किया, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड किया, तब जाकर के वर्क डन क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह होती है कि ये जो फोर्स लगा, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है,
ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होना चाहिए, ये जो पॉइंट है, ये जो मास है, ये मास स्लाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि से आपने जो फोर्स लगाया, ये पॉइंट कुछ देर के बाद कांटेक्ट में ही नहीं रहे और ये किसी दूसरे वजह से ये स्लाइड हो रहा, जैसे कि इस केस में हो रहा है। जैसे इस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, करेक्ट। इसका मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये इस फ्रिक्शन फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जिस पॉइंट पर ये लग रहा है उस पॉइंट का। ये तो हर एक पॉइंट इसका बार बार चेंज हो जाएगा, एक नया कॉन्टेक्ट पॉइंट आएगा, हर एक पॉइंट पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, उस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब इसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से उस पर कोई भी वर्क डन नहीं आएगा। हाँ, फ्रिक्शन के वजह से वर्क डन कब आता है? जब ये स्लाइड करता, जैसे जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आएगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स के वजह से एक वर्क डन आ जाता। क्योंकि यहाँ पर रोलिंग हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बार बार चेंज हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, है ना। तो वो पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स, उस जो पहले पॉइंट था, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट एक बी है, तो बी पॉइंट अभी कांटेक्ट में, यहां पर अभी फ्रिक्शन लग रहा है, थोड़े देर के बाद ए पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, बी पॉइंट कहीं ऊपर चला जाएगा इधर। इसका मतलब हर टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स एक नए नए पॉइंट पर, एक नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लगेगा, जिसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स के कारण कोई भी वर्क डन नहीं आएगा। दूसरा बात कि फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर ये प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, प्योर रोलिंग करना स्टार्ट हो गया, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा, बिकॉज उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। ये दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है कि चेंज हो, हाँ चेंज होगा, पर हमेशा होगा ऐसा नहीं कर सकते। चेंज कब होगा? जब तक कि ये प्योर रोलिंग गेन ना कर ले। प्योर रोलिंग गेन कर लेगा, इसके बाद ये फ्रिक्शन फोर्स बंद हो जाएगा लगना। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स विल ऐड रोटेशन। अगर ये प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होगा स्टार्टिंग में, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? देखिए, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क आएगा वो ओमेगा के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आएगा, जो कि इसके एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स चूंकि पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसके लीनियर वेलोसिटी को भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आएगा वो किधर आ जाएगा? पीछे की तरफ। तो ये ऐड करेगा और लीनियर वेलोसिटी को डिक्रीज भी करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये प्योर रोलिंग अचीव न कर ले, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन थीटा इज रिड्यूस्ड, सही बात है, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg sin थीटा, है ना। सो mg तो कांस्टेंट है, sin थीटा का वैल्यू जैसे ही थीटा रिड्यूस हो जाएगा, वैसे ही sin थीटा का वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग द वेज क्या हो जाएगा? जैसे जैसे थीटा कम होते जाएगा, वैसे वैसे कम होते जाएगा। तो जब नेट फोर्स कम लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम ही लगेगा। नेट फोर्स से ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं सकता है ना। अदरवाइज ये स्लाइड करने लगेगा पीछे की तरफ, अपने आप ये ऊपर चढ़ने लगेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा से ज्यादा हो गया तो। इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, थोड़ा सा कंसेप्चुअल दिमाग लगाने वाला, और यहां से क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया प्योर रोलिंग का कंडीशन। एक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ICR। यहां से अभी तक जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, और दोनों इतना आसान क्वेश्चन होता है कि अगर आप देखोगे तो देख के टिक मार करोगे। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, है ना। ए पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा इधर की तरफ, दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। बी पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा, अगर ये ओमेगा और नीचे की तरफ था, बी सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ था, तो इसका वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
सिमिलरली ये पॉइंट का वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ है, ओमेगा आर ऊपर की तरफ है, तो नेट जो वेलोसिटी आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर इन नेट वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलता है। सो ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे बॉडी इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ICR। मतलब ये सारे के सारे बॉडी इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो अगर ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू द 2 ओमेगा इनटू आर। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटर है, ये आर और इसका अगर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट से भी फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा √2r के बराबर। तो इस पॉइंट का भी जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू √2r इंटू ओमेगा। करेक्ट। अगेन अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा √2r। ये जो वेलोसिटी होगा ये भी हो जाएगा √2r ओमेगा के बराबर। कुल मिला जुला करके मेरा मतलब यही है कि ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा होगा, प्योर रोटेशन कर रहा होगा। तो हम लोग इजीली किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी बता सकते हैं कि उस पॉइंट का वेलोसिटी कितने के बराबर होगा, अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा होगा तब। याद रखना ये कंडीशन तभी है जब ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है तब, अदरवाइज नहीं है। तो यहां से एग्जांपल पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए अगर ये एक व्हील है जो कि प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये पॉइंट P, पॉइंट Q और ये पॉइंट R, इन तीनों में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा बताइए। बहुत ही आसान सवाल। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इन तीनों में से पॉइंट P, Q, R में से किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, कर सकते हो क्या? ये देख के बताने वाला सवाल है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंपल कंसेप्ट है। ICR का कंसेप्ट इस्तेमाल करिए। सारिक, तन्या, दीति, आप ही लोग बचे हुए, आप ही लोग में से किसी एक को बोलना पड़ेगा। चलिए, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे क्या ICR, है ना। अब जिस पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये RP है, ये डिस्टेंस RQ है और ये डिस्टेंस RR है। इनमें से RP ग्रेटर है RQ से, ग्रेटर है RR से, है ना। अब अगर ये सब के सब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे होंगे, मतलब सबके पास एंगुलर वेलोसिटी तो कॉमन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, ओमेगा इंटू RP ग्रेटर देन ओमेगा इंटू RQ ग्रेटर देन ओमेगा इंटू RR। मतलब जिस पॉइंट का डिस्टेंस ICR से ज्यादा है वो हो जाएगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा जिस पॉइंट का डिस्टेंस ICR से कम है उस पॉइंट से। ऐसा क्वेश्चन जेई में पूछ चुका है 2 बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन।
और एक लास्ट कंसेप्ट रह चुका है, एक्सेलरेशन इन सीटीआर। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कब कितना हो, जैसे अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन है ए सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब हर एक पॉइंट का, चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा ए सेंटर ऑफ मास होगा, यहां पर भी हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास, जैसे कि हम लोग वेलोसिटी के केस में कर रहे थे, ए सेंटर ऑफ मास, इसका भी हो जाएगा एसीएम, है ना। एट द सेम टाइम ड्यू टू रोटेशनल मोशन अगर इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से हर एक पॉइंट के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू हो जाता है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा के बराबर। तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है, तो इस पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, ये भी क्या हो जाएगा, आर अल्फा इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आर अल्फा नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आर अल्फा पीछे की तरफ आ जाएगा, और ये पॉइंट पर आर अल्फा ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। ये हो गया दो एक्सेलरेशन। तीसरा एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो इसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एटी। तो ये बॉडी चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर भी आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ऐड हो जाएगा इसमें आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट पर तीन तीन एक्सेलरेशन होंगे। अब कंडीशन ये है कि अगर आपको प्योर रोलिंग कराना है, फॉर प्योर रोलिंग, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका एक्सेलरेशन जिस सरफेस पर आप रखे हुए हैं उसके एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर सरफेस रेस्ट पर है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस कि ए सेंटर ऑफ मास माइनस आर अल्फा ये जीरो के बराबर होना चाहिए, और ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। ये किस केस में होगा, जब आपका सरफेस एट रेस्ट होगा तब, सरफेस एट रेस्ट, जिस सरफेस के ऊपर आप रखे हुए हैं वो रेस्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सरफेस हैज एक्सेलरेशन ए, सरफेस हैज एक्सेलरेशन ए, अगर सरफेस के पास एक्सेलरेशन ए होता है, देन ए सेंटर ऑफ मास माइनस आर अल्फा ये ए के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी जाकर के ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा। तो प्योर रोलिंग के लिए दो कंडीशन आ गया, क्या, एक तो बी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा का होना चाहिए, और जो ए सेंटर ऑफ मास है ये आर अल्फा के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्योर रोलिंग होगा। ये दोनों ही कंडीशन कब होंगे, जब सरफेस एट रेस्ट होगा तब। सरफेस का वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, सरफेस का एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। लेकिन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो सी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई बताएगा कि अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो सी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा। आप लोग हो कि चले गए, है सारी, अदिति बताइए, अगर प्योर रोलिंग होगा तो सी पॉइंट के पास क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अरे बाप रे, इतना सवाल, जो है पहले वही बता दे।
चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए जैसे ही ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा, जो टेंजेंशियल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दैट इज ए सेंटर ऑफ मास माइनस आर अल्फा, ये हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि सरफेस जीरो पर है इसलिए। लेकिन ये जो आर ओमेगा स्क्वायर है ये कभी जीरो नहीं हो, है ना। ये सी पॉइंट के ऊपर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा उस पर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगते रहेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सी पॉइंट दैट विल नेवर बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो हो गया तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, है ना। सीटी आरएमयू बचेगा ही नहीं। तो यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है। सो प्योर रोलिंग के केस में अगर ये पॉइंट ए सेंटर ऑफ मास आर अल्फा के बराबर हो जाता है तो बताइए कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। फॉर प्योर रोलिंग इट विल बिकम 2r इंटू अल्फा, है ना। वंस अगेन जो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2r इंटू अल्फा, और इसका तो जीरो ही हो गया। एंड इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा ये भी हो जाएगा कितना, √2r इंटू अल्फा। सो वंस अगेन आप एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। जो सबसे ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ये पीक पॉइंट का होगा, सबसे टॉप वाले पॉइंट का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, दैट इज इक्वल टू 2r, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वंस अगेन देखिए, फिर से क्वेश्चन में यहाँ पर ट्विस्ट लाया जा सकता है कि क्या ये बी पॉइंट और डी पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। और चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ CTRM, और ये होता है एंड ऑफ टॉपिक रोटेशनल मोशन का। सो कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब तो दो ही लोग बचे हैं, तान्या एंड अदिति। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो क्लास को एंड करेंगे यहीं पर। ओके अदिति, तान्या, चलिए फिर मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।